हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पालकी। आप देख रहे हैं केयर टीवी। केयर टीवी का ये बहुत ही खास प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, ये है संतति, द जर्नी टू फैमिली वे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़, उसका डायग्नोसिस, उसके सॉल्यूशंस, किस तरह उसकी साइंस ने जितनी तरक्की की है उसके सॉल्यूशंस किस तरह हमने ढूंढे हैं। इसके अलावा आज के शो में आपको हम बताना चाहेंगे हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन विमेन। जी हाँ, अब जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं औरतों में, इनफर्टिलिटी को किस तरह वो रिलेट करती हैं। आज हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया। वेलकम टू स्टूडियो डॉक्टर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं विमेन में, हाउ आर दे रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी? एक्चुअली हार्मोन्स जो हैं बहुत किस्म के हार्मोन्स हैं, पर औरतों में जो रिप्रोडक्शन साइकिल से जो मेन हार्मोन्स रिलेटेड हैं, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो माहवारी का साइकिल होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन हार्मोन्स के वजह से ही कंट्रोल्ड होता है। अच्छा। बेसिकली 4 हार्मोन्स हैं जो इंटरप्ले, जिनका हमको नॉर्मल मेंसेस हर साइकिल में एक अंडा रिलीज होता है फर्टाइल पीरियड में। 2 हार्मोन्स हैं जो FSH और LH कहा जाता है उनको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन के इंटरप्ले से अंडा प्रोड्यूस होता है फीमेल अंडे कोश में, मतलब ओवरी में अंडा प्रोड्यूस होता है ये 2 हार्मोन्स की इंटरप्ले से। अंडा बनना शुरू होता है जब पीरियड्स लेडी के आते हैं, जब ब्लीडिंग होती है पहले, दूसरे, तीसरे दिन, इमीडिएटली उसी दौरान FSH और LH हार्मोन्स की इफ़ेक्ट में, FSH की इफ़ेक्ट में ज़्यादा अंडा बनना शुरू होता है और ये अंडा मैच्योर होने को करीबन 14 दिन लगते हैं। उसके बाद ये हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन फिर जब चेंज होती है इंटरप्ले से अंडे कोश से अराउंड द मिड साइकिल, अगर 28 दिन का साइकिल है तो करीबन 14वें दिन अंडे कोश से एवरी मंथ एक अंडा रिलीज होता है और ये अंडा रिलीज होके अगर स्पर्म को मिलता है तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होके बच्चे होने का चांस होता है। ओके। ये 2 हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाले 2 और हार्मोन्स हैं। एक है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है प्रोलैक्टिन। अगर ये चारों हार्मोन्स एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडे बनने का साइकिल है, अंडा मैच्योर होने का साइकिल है और अंडा रिलीज होने का साइकिल है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा। पर अगर ये चारों हार्मोन्स में कुछ भी एबनॉर्मल है, अगर FSH एबनॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर LH एबनॉर्मल है तो एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोनल प्रॉब्लम औरतों में होता है। अगर प्रोलैक्टिन एबनॉर्मल है तो कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं। सो ये जो 4 हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जिससे आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, हम लोग बेसिकली ये 4 हार्मोन्स की एबनॉर्मैलिटीज़ में संक्षेप में बताएंगे। तो जिस तरह आपने बताया कि वो एग रिलीज होता है, तो उसको डिटेक्ट किस तरह किया जाता है? एग रिलीज डिटेक्ट हो सकता है या तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से, मतलब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम एक्चुअली अंडे को ट्रैक कर सकते हैं दूसरे, तीसरे दिन से बड़े होते हुए 13-14 डे पे जब एग रिलीज होता है वो एक्चुअली हम देख सकते हैं सोनोग्राफी से और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं पिक्चर से या वीडियो से। और एक इनडायरेक्ट मेथड है बाय मेजरिंग दीज हार्मोन्स, लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स लाइक LH एंड प्रोजेस्टेरोन, उससे भी हमको मालूम पड़ सकता है। अगर सोनोग्राफी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास अगर हार्मोन से, किट से या हार्मोन मेजरिंग से भी हमको पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर औरत में एग रिलीज हुआ है कि नहीं एग रिलीज हुआ है। ओके, तो चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम और भी जानकारी पाएंगे हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन विमेन के बारे में। तब तक देखते रहिए संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन वीमेन। तो चलिए अब डॉक्टर गौतम से हम और भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उनसे डील करते हैं? हमारे डे टू डे इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में जो पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चे चाहते हैं और हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो प्रिवेंट कर रहे हैं कंसेप्शन, मतलब कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो इनफर्टिलिटी में हम लोग डे टू डे देखते हैं, उसमें से वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स इज थायराइड का। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो गले के ऊपर होता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में ज़्यादा भी बने तो भी प्रॉब्लम है और अगर कम भी बने तो भी प्रॉब्लम है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे FSH और LH जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ये थायराइड हार्मोन्स ये FSH और LH की रिलीज को अफेक्ट करते हैं। तो अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा या कम तो भी आपको मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होनी पड़ेगी। मतलब थायराइड एबनॉर्मल है तो आपके मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं, शायद हर मंथ अंडा नहीं बने। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल ब्लड टेस्ट से हम ये थायराइड डिसऑर्डर्स को पिकअप कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम्स इजीली करेक्ट हो जाते हैं। एक और कॉमन हार्मोन है प्रोलैक्टिन। जनरली जब माँ बच्चे को जन्म देती है और जब माँ बच्चे को फीड करती है, ब्रेस्ट फीड करती है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्सेस में होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जब लेवल बढ़ती है तब ही ब्रेस्ट में मिल्क आता है। बट इनफर्टिलिटी में मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ये पेशेंट्स स्पेशली सिटीज़ वगैरह में स्ट्रेस बहुत होता है एंड ये स्ट्रेस के वजह से मे बी इनफर्टिलिटी कॉजिंग स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस के वजह से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन राइज करना शुरू कर जाता है बॉडी पे। और ये प्रोलैक्टिन राइज से ये जो इनफर्टाइल विमेन है इनके ब्रेस्ट से भी सिक्रीशंस, ब्रेस्ट मिल्क जैसी सिक्रीशंस आनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट विजिट में ही जब भी हम लोग चेक करते हैं, जैसे सोनोग्राफी किया वैसे ब्रेस्ट एग्जाम में अगर डिस्चार्ज है या मिल्क एक्सप्रेस हो रहा है एक इनफर्टाइल वुमन से, तो हम जरूर प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करते हैं। और अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो ये मेन कॉज होता है बच्चे ना होने का। सो प्रोलैक्टिन कैन ऑल्सो ईजिली बी ट्रीटेड विद इन 2 और 3 मंथ्स। टैबलेट से एक बार वो हार्मोन कम हो जाता है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कपल गेट्स प्रेग्नेंट फ्रॉम होम एंड कम्स। बिसाइड्स ये दो प्रॉब्लम के अगर हम मेन हार्मोनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करें तो FSH और LH की एबनॉर्मेलिटीज से मैनिफेस्ट होते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आर FSH एंड LH। और एक ये टेक होम मैसेज है कि जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टाइल पेशेंट को एडवाइस करे ये टेस्ट, ये हार्मोनल टेस्ट, ये पीरियड के पहले, दूसरे या तीसरे दिन ही करवाने चाहिए। हमको जो बेसलाइन प्रोफाइल चाहिए, जो हार्मोन की लेवल्स चाहिए, वो जब मेंसेस शुरू होती है, ब्लीडिंग शुरू होती है, उस दिन या अगले दिन हमको ब्लड विड्रॉ करना चाहिए। और अगर ये FSH और LH बहुत लो है, मतलब इनकी वैल्यू बहुत कम है, तो भी ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली बाहर से तो नॉर्मल विमेन जैसे लगेंगे, पर इनकी कंप्लेंट्स होती है, हम इसको हाइपो बोलते हैं, इनकी कंप्लेंट्स होती है कि पीरियड ही नहीं आता है। मतलब 20 साल तक, 21 साल तक कभी इन्होंने मेंस्ट्रुएट किया ही नहीं होता है। शादी के बाद ये हमारे पास आते हैं और कंप्लेंट ऐसे जनरली मदर इन लॉ के सामने ऐसी कंप्लेंट होती है या फैमिली मेंबर्स के सामने कि शादी के बाद मेंसेस रुक गए। फिर हम जब FSH और LH टेस्ट करते हैं तो वो बहुत लो होते हैं। अगेन ये प्रॉब्लम बहुत इजीली ट्रीटेबल है, पर इसके लिए फर्टिलिटी इंजेक्शंस देने पड़ते हैं क्योंकि ये विमेन FSH और LH लैक करते हैं, कभी इन्होंने अंडे बनाए ही नहीं होते हैं। जैसे हम लोग FSH और LH सब्सटीट्यूट करेंगे, इनको इंजेक्शंस में यही हार्मोन दिए जाते हैं और इमीडिएटली ये अंडे बनाने लगते हैं और घर में ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये हुआ कि अगर FSH और LH लो है तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमन दिख रहा है, यंगर एंड यंगर औरतों में दिख रहा है, उसको बोला जाता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है कि अगर आप बेसलाइन प्रोफाइल करें तो FSH हार्मोन 15 के ऊपर है। अगर लेवल 15 के ऊपर होए ये हार्मोन की,
लाइक नॉर्मल लेवल शुड बी अबाउट 5, 6, 7। अगर ये 15 के ऊपर है मतलब बिफोर टाइम इनकी ओवरीज, ये यंग औरतों की ओवरीज फेल होनी शुरू हो गई है और ये हार्मोन्स आर द फर्स्ट इंडिकेशन। अगर मेंसेस फिर भी हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, 1.5 महीने में, 2 महीने में आ रहे हैं और ये कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अगर हम इनके हार्मोन्स चेक करें और पीरियड के पहले, दूसरे या तीसरे दिन और FSH 15 के ऊपर है तो ये लेडी को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ डोनर एग IVF है। मतलब किसी और यंगर औरत के अंडे लेके ही ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, ये किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे, पर ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। अब हमने बताया था थायराइड, प्रोलैक्टिन, FSH LH कम हो, FSH ज्यादा हो तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। और अभी जो सबसे कॉमन कंडीशन है जो नियरली 20% इनफर्टाइल पेशेंट्स में देखने को मिलती है, अगर LH ज़्यादा हो FSH से। जनरली औरतों में FSH LH से ज़्यादा होता है, पर अगर सिंपली आपने पीरियड के पहले, दूसरे या तीसरे दिन हार्मोनल टेस्ट किए और LH ज़्यादा है FSH से, LH 10 है और FSH 5 है, ये पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। चलिए, अभी इतनी सारी बातें हमें पता चली कि कौन से हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से इनसे टैकल भी किया जा सकता है। चलिए, अब और भी हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन विमेन के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए, कीप ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन वीमेन के बारे में। चलिए, इस टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया PCO का, वो PCO क्या है? PCO यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और PCOS जो हम देखते हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये नियरली 20% इनफर्टाइल पेशेंट्स जो हमारे OPD में आते हैं उनको ये कंडीशन होती है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो कंबाइन करके उनका नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक जेनेटिक कंडीशन है। आजकल इसे एक मेटाबॉलिक कंडीशन कहा जाता है, समथिंग लाइक डायबिटीज़। जैसे डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वैसे ही ये PCOD या PCO या PCOS एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और हमें बहुत सीरियसली, नॉट ओनली फॉर इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, मतलब फॉर द फ्यूचर हेल्थ ऑफ द वुमन, हमको ये विमेन को ट्रीट करना चाहिए। मतलब अगर उनको प्रेग्नेंट कर दिया, डिलीवरी भी हो गई, उसके बाद भी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट वुमन टू कम बैक टू द डॉक्टर एंड वापस डिलीवरी के बाद भी वो हमारे पास आए और अपने फ्यूचर लाइफ के लिए वो ट्रीटमेंट ले। सो ये क्या है? PCO में नॉर्मली अगर हमारे नॉर्मल ओवरीज, नींबू के साइज़ की ओवरीज, छोटे एवरेज नींबू के साइज़ के अंडे कोश या ओवरीज होती हैं। PCO में जेनेटिकली, कंजेनिटली, मतलब ग्रैंड मदर से या ग्रेट ग्रैंड मदर से ये जेनेटिक कंडीशन पास डाउन होती है जनरेशन से। ये विमेन की ओवरीज बड़े साइज़ की होती है, ऑलमोस्ट जैसे 2 नींबू के साइज़, 2 नींबू साथ में रख दो, जितना साइज़ हो जाता है उतनी बड़ी ओवरीज होती है। और ये जो ओवरीज होती है ये हर महीने अंडे नहीं बनाती है। शायद साल में 2-3 बार ही ये ओवरीज से अंडे निकलते हैं। दैट मीन्स इनके 3 या 2 या 3 या 4 महीने ही साल में फर्टाइल होते हैं। अच्छा। ये विमेन में, और एक 90% ऑफ दीज विमेन, 90% ये जो पेशेंट्स होते हैं ये जरा ओबीज होते हैं, इनका वज़न ज़रा ज़्यादा होता है और उनके बॉडी पे एक्सेस हेयर होता है, एंड स्पेशली फेस पे हम बोलते हैं एक्सेस फेशियल हेयर।
Okay. तो ये सारा सिंड्रोम मिला के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ओके तो जिनको ये सिंड्रोम होता है जिनकी बॉडी में ये, तो क्या उनको कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर मेडिकेशन लेना पड़ता है या इजीली उनको हो जाता है? 90% ऑफ टाइम्स ये बिना मेडिकेशन के कंसीव नहीं होते हैं। अच्छा। सो अगर ये सिंड्रोम डायग्नोज हो जाए एंड जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया ऐसा कोई पेशेंट होए तो शादी के बाद ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना चाहिए। इरेगुलर मेंसेस हैं, इनको एवरी 2-3 मंथ्स में पीरियड्स आ रहे हैं, तो इनको डॉक्टर की हेल्प लेके सिंपल टैबलेट्स से हम शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स कंसीव विद द हेल्प ऑफ सम फर्टिलिटी टैबलेट्स, तो इनको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एडोलसेंस में जैसे कि टीनेज में लड़कियों को कई लड़कों की सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ऐसे कुछ बात हो तो क्या करना चाहिए? नहीं, आजकल साइंस हैज टोल्ड अस दैट दिस इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, मतलब ये ग्रैंड मदर टू मदर्स से मतलब एक जनरेशन स्किप भी कर सकता है, पर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अगर इसको नहीं ट्रीट किया जाए तो लेटर ऑन ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट्स 90% of them will have high risk of developing diabetes, stroke, etc. So अगर 15-16 साल की उम्र में irregular menses है, the girl has put on a lot of weight, excess facial hair है, you just do these simple blood tests, FSH, LH, confirm with sonography, abdominal sonography के polycystic ovaries हैं, बड़ी enlarged ovaries हैं, एक बार diagnosis मिल जाए। एक आजकल एक्स्ट्रा टेस्ट जरूर करते हैं, एक फास्टिंग इंसुलिन जो डायबिटीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है। अच्छा। वैसे इंसुलिन फास्टिंग हम करते हैं, कंफर्म करते हैं अगर 10 के ऊपर है ये फास्टिंग इंसुलिन तो पक्का डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये औरत को, ये लड़की को पीसीओ है और इसको एंटी डायबिटिक ड्रग एक मेटफॉर्मिन है, इससे बेनिफिट मिलेगा और 15-16 साल की उम्र से ही शुरू कर सकते हैं। अच्छा। ये ड्रग 5, 6, 7, 8 साल भी कंटिन्यूस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की गाइडेंस में ये दिया जा सकता है और ये ड्रग देने से बहुत बेनिफिट्स हैं। एक्स्ट्रा हेयर आने फेस पे बंद हो जाते हैं, वजन कम होना शुरू हो जाता है वेरी ग्रेजुअली 2-3 साल में। जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है अंदर, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वगैरह, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो हानिकारक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी ये सिंपल टैबलेट से बंद हो जाते हैं, रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। बट ये सब एक गायनेकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही करना चाहिए। ओके, दैट मींस इट इज़ क्योरेबल। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि सिंड्रोम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो इसे क्योर नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा एक अच्छे गायनेक के सुपरविजन में, राइट, बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर आप ये सारी दवाइयाँ लें और अपने जीवन को आप सुखी बनाएं। जी हाँ, हमने काफ़ी बातें आज सुन ली। इनफैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन विमेन कॉजिंग इनफर्टिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहा मेरे लिए भी और आई एम श्योर आप सबके लिए भी। तो अगले एपिसोड में इसी तरह का कोई एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो, हेल्पिंग आवर व्यूअर्स, टेलिंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बाय। चलिए अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए